हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रशनीत मेडिकल एजुकेशन। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस क्या होता है? एंडोक्राइन सिस्टम का ये डिसऑर्डर है। नाउ डायबिटिक कीटोएसिडोसिस या फिर इसको DKA भी बोलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है? एक्यूट कंडीशन है, सडनली ये अराइज होती है। सेकेंड थिंग, ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, तो ये कोई रेगुलर कंडीशन नहीं है डायबिटीज मेलाइटस जैसे। ये क्या है? लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। अगर ये डायबिटिक पेशेंट को डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो जाता है, इट मीन्स वो हमको उसको अर्जेंट केयर देनी है, ये एक इमरजेंसी कंडीशन है। नाउ ये क्या है? डायबिटीज मेलाइटिस की कंडीशन है, लेकिन किसकी? प्राइमरली टाइप 1 डायबिटीज की। नाउ टाइप 1 डायबिटीज में ये क्यों होता है? देखो, दो टाइप की डायबिटीज है, एक है टाइप 1, एक है टाइप 2। टाइप 1 जो कि कॉमनली क्या होती है? जेनेटिक होती है और इसमें इंसुलिन बनता ही नहीं है। इसमें इंसुलिन की एब्सोल्यूट कमी होती है, इसमें इंसुलिन नहीं बनता। अब इंसुलिन क्यों जरूरी है? हमारे सेल्स ग्लूकोज की फॉर्म में एनर्जी लेते हैं, लेकिन सेल्स ग्लूकोज की फॉर्म में एनर्जी तब लेंगे जब ये जो इंसुलिन है, ये इंसुलिन सेल के रिसेप्टर्स पर जाके वहां के रिसेप्टर्स को खोलेगा। तो जब इंसुलिन सेल्स के रिसेप्टर पर जाएगा, सेल्स के रिसेप्टर को खोलेगा, उसके चैनल्स को खोलेगा, तब जाकर ग्लूकोज के लिए डोर ओपन होगा और ग्लूकोज सेल के अंदर आएगा। मतलब सेल्स ग्लूकोज का अपटेक तब करते हैं जब इंसुलिन की प्रेजेंस हो। और इंसुलिन किस तरह से काम करता है? चाबी की तरह। और सेल के ऊपर ताला लगा होता है, ये ताले की चाबी कौन है? इंसुलिन है। ये ताला तभी खुलेगा जब इंसुलिन आएगा। ताला खुलेगा तो दरवाजा खुलेगा और ग्लूकोज अंदर सेल के एंटर होगा और सेल इसको यूज करेंगे एनर्जी की तरह। जैसा कि यहाँ पर क्या दिखाया हुआ है कि अभी इंसुलिन अटैच नहीं हुआ तो ग्लूकोज के लिए चैनल ओपन नहीं हुआ। यहाँ पर क्या दिखाया है कि इंसुलिन अटैच हो गया है यहाँ पर सेल के रिसेप्टर पर, और इंसुलिन ने अनलॉक कर दिया ग्लूकोज के लिए चैनल, जिससे ग्लूकोज अंदर एंटर हो रहा है। अब इंसुलिन नहीं होगा तो क्या होगा? ये चैनल खुलेगा ही नहीं और ग्लूकोज तो ब्लड में ही पड़ा रहेगा, सेल के अंदर एंटर नहीं होगा, जिससे सेल्स ग्लूकोज का अपटेक नहीं कर पाएंगे। तो सिंपली इंसुलिन किसके लिए काम आता है? ग्लूकोज सेल्स यूज कर पाए उसके लिए इंसुलिन बहुत जरूरी है। अगर इंसुलिन नहीं होगा तो सेल्स ग्लूकोज को यूज ही नहीं कर पाएंगे एनर्जी के लिए। और टाइप 1 डायबिटीज में क्या होता है? ये इंसुलिन होता ही नहीं है बिल्कुल भी। और टाइप 2 डायबिटीज में क्या होता है? इंसुलिन होता है, कुछ अमाउंट में इंसुलिन होता ही है प्रेजेंट। ऐसा हो सकता है कि ये जो रिसेप्टर है ये इंसुलिन को रिसीव नहीं होने दे रहे या फिर वहां पर अटैच नहीं होने दे रहे, लेकिन इंसुलिन प्रेजेंट होता है। या फिर लेटर स्टेज में हो सकता है कि अगर टाइप 2 डायबिटीज है और बहुत लेटर स्टेज है, काफी सीवियर हो चुकी है, पेशेंट मेडिकेशन नहीं ले रहा, या फिर और कई रीजन की वजह से कि पेशेंट सीवियरली इल है, उसमें भी ऐसा हो सकता है कि इंसुलिन बहुत कम बन रही है, तब भी डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की कंडीशन हो सकती है। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज में बहुत रेयर है। कॉमन किस में है? टाइप 1 डायबिटीज में। तो अगर किसी पेशेंट को टाइप 1 डायबिटीज है, जो कि मोस्टली क्या होते हैं? यंग एडल्ट्स होते हैं, यंग में ज्यादा देखा जाता है क्योंकि ये जेनेटिक ही है मोस्टली। तो ये जेनेटिक होने की वजह से टाइप 1 डायबिटीज जिसमें इंसुलिन ही नहीं बनती, तो क्या होता है कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो सकती है। क्यों हो सकती है वो अभी मैं बताऊंगी। कैरेक्टराइज बाय हाइपरग्लाइसीमिया। इसमें क्या होता है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या रहता है? हाई रहता है, जिसको क्या बोलते हैं? हाइपरग्लाइसीमिया। ब्लड ग्लूकोज लेवल 300 से भी अबव होता है, 300 mg/dl या फिर 250 mg/dl से ज्यादा भी है तो भी हम हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन मानेंगे, या फिर ये बोल सकते हैं कि उसको डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का रिस्क है। नेक्स्ट, इसमें 3 कंडीशन होती है। एक होती है हाइपरग्लाइसीमिया डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में, दूसरा होता है कीटोसिस। कीटोसिस मींस ब्लड में कीटोन्स का लेवल्स हाई हो जाना, ब्लड में कीटोन्स बॉडीज का प्रेजेंट होना, कीटोन्स का प्रेजेंट होना, दैट इज कीटोसिस। इसलिए इसको कीटो बोलते हैं। अब मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ये जो कीटोन्स हैं ये क्या है? एसिड है, ये एसिडिक है नेचर में। तो कीटोन्स का बिल्डअप होना ब्लड में, मतलब ब्लड क्या हो रहा है? एसिडिक हो रहा है, उसका पीएच क्या जा रहा है? डाउन जा रहा है। ब्लड का नॉर्मल पीएच कितना होता है? 7.35 to 4.5। लेकिन अगर कीटोन्स बिल्डअप होते रहेंगे तो एसिड बढ़ता रहेगा ब्लड में और ब्लड का पीएच 7.35 से कम चला जाएगा। इसलिए ये कंडीशन कौन सी है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। ओके, तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस एक मेटाबॉलिक कंडीशन है और ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस कोज करता है बॉडी में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कीटोएसिडोसिस बोलते हैं कि कीटोन्स की वजह से ब्लड में एसिडिक कंडीशन हो गई है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन हो गई है।
अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी देख लेते हैं कि नॉर्मली ऐसा क्यों होता है। तो लैक ऑफ इंसुलिन, अगर इंसुलिन नहीं बन रहा तो क्या होता है, सेल्स ग्लूकोज को नहीं ले पाते, जिसकी वजह से ब्लड में ग्लूकोज का जो लेवल है वो हाई जाता है, बहुत हाई जाता है। अब सेल्स ग्लूकोज को नहीं लेंगे तो सेल्स को एनर्जी कहाँ से मिलेगी, सेल्स को एनर्जी मिलेगी ही नहीं। तो सेल्स क्या करेंगे, वो सोचेंगे कि अब क्योंकि एनर्जी ग्लूकोज नहीं है, मे बी जो पर्सन है वो ले ही नहीं रहा ग्लूकोज, तो सेल्स क्या करते हैं, ये फैट का ब्रेकडाउन शुरू कर देते हैं फॉर एनर्जी। वैसे ये क्या ले रहे थे, ग्लूकोज ले रहे हैं, लेकिन इंसुलिन नहीं है इसलिए ग्लूकोज नहीं ले पा रहे, और अब क्या कर रहे हैं, फैट का ब्रेकडाउन शुरू कर दिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, लिपोलाइसिस बोलते हैं। अब जब फैट्स का ब्रेकडाउन होता है तो ग्लिसरॉल और फ्री फैटी एसिड्स निकलते हैं, जो कि किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कीटोन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये लीवर में होता है, लीवर में ये कन्वर्ट हो जाते हैं कीटोन्स में, फ्री फैटी एसिड्स। अब ये जो कीटोन्स है ये थ्री टाइप्स के होते हैं, एसीटोन, एसीटोएसीटेट एंड बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट। अब ये जो एसीटोन है, इसकी वजह से क्या होता है कि जो पेशेंट जिनको डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है, उनकी जो ब्रेथ है, मतलब जब वो सांस लेते हैं उसमें एक फ्रूटी सी स्मेल होती है, तो वो फ्रूटी ऑर्डर या फिर स्मेल वो एसीटोन्स की वजह से होती है, क्योंकि ये वॉलेटाइल होता है तो ये सांस के थ्रू बाहर आता है, तो ये एसीटोन की स्मेल उनसे आती है, उनके सांस से। एसीटोएसीटेट, एसिटिक और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, ये 3 टाइप में ये कन्वर्ट हो जाती है, कीटोन बॉडीज ये 3 टाइप की होती है। तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में क्या होता है कि फ्री फैटी एसिड्स, देखो जब भी फैट का ब्रेकडाउन होगा तो क्या होगा, जो भी डायबिटिक पेशेंट है उसमें कीटोन्स जो है बहुत एक्सेस लेवल में बनना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये फैट का बाय प्रोडक्ट है और बहुत एक्सेस लेवल में ये एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाते हैं ब्लड में, एक्यूमुलेशन ऑफ कीटोन्स, जिससे क्या होता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन हो जाती है, ब्लड का जो पीएच है वो डाउन चला जाता है। अब ऑस्मोटिक डायूरेसिस भी साथ में ही होता है, क्योंकि हाइपरग्लाइसीमिया है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज्यादा है, तो अब ब्लड क्या है, ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, उसमें ग्लूकोज है, तो जैसे वो किडनीज से फिल्टर होगा तो किडनीज क्या है कि ग्लूकोज को, इतने ज्यादा ग्लूकोज को रीअब्सॉर्ब नहीं कर पाएगी, और जो ब्लड है क्योंकि उसमें ग्लूकोज है तो वो क्या करेगा, सारे पानी को अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि क्या होता है कि जो वाटर है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव होगा। अब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज्यादा है तो वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, जिसकी वजह से वाटर ब्लड में ज्यादा मूव हो रहा है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि जब फिल्टर होता है किडनी से तो सारा का सारा जो वाटर है वो भी साथ में ही यूरिन के थ्रू बाहर जाता है, क्योंकि यूरिन में भी ब्लड ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा होगा। तो ब्लड ग्लूकोज जब बहुत ज्यादा होता है तो उस टाइम पे कौन सी कंडीशन होती है, ऑस्मोटिक डायूरेसिस, मींस ऑस्मोसिस की वजह से वाटर है वो ग्लूकोज के साथ खींचा चला जाता है और बॉडी से भी आउट हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा यूरिन आता है, डायूरेसिस। और इसमें क्या होता है, पॉलीयूरिया होता है, एक्सेसिव यूरिनेशन होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, डिहाइड्रेशन हो जाती है, बॉडी में बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन हो जाती है, और वाटर के साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट्स का भी लॉस होता है, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया। नेक्स्ट इज कोजेस और ट्रिगर्स। इसके कोजेस क्या होते हैं, देखो ये वैसे कॉमनली किस में पाया जाता है, टाइप 1 जो डायबिटिक के पेशेंट होते हैं, टाइप 1 उनमें ये देखा जाता है। मिस्ड इंसुलिन डोजेस, कि अगर वो इंसुलिन के डोज को मिस करते हैं, बार बार इंसुलिन नहीं लेते, तो क्या होगा, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई, वैसा ही ग्लूकोज पड़ा रहेगा ब्लड में और सेल्स उसको यूज नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से फैट्स का ब्रेकडाउन शुरू हो जाएगा, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की कंडीशन हो सकती है। दूसरा है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन मोस्ट कॉमन ट्रिगर है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का, कि अगर इन्फेक्शन हो गया पेशेंट को, वो सीवियरली इल है, जैसे कि न्यूमोनिया है, यूटीआई है, उस टाइम पे बॉडी को क्या चाहिए, इंसुलिन चाहिए, एनर्जी चाहिए, क्योंकि बॉडी के पास तो एनर्जी नहीं है, अगर इंसुलिन नहीं है तो उस टाइम पे इंसुलिन की डिमांड बढ़ जाती है। इंसुलिन की डिमांड बढ़ रही है लेकिन इंसुलिन है नहीं है एनर्जी देने के लिए, क्योंकि अगर इन्फेक्शन है तो बॉडी को एनर्जी तो चाहिए ना उससे फाइट करने के लिए, तो बॉडी क्या करेगी, फैट्स का ब्रेकडाउन शुरू कर देगी, जिससे कीटोन्स एक्यूमुलेट होंगे। सिमिलरली मायोकार्डियल इन्फेक्शन, स्ट्रोक, पैंक्रियाटाइटिस, ये सभी इलनेसेस में भी क्या होता है कि स्ट्रेस बढ़ जाता है बॉडी में। स्ट्रेस बढ़ेगा तो स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ेंगे, कोर्टिसोल बढ़ेगा, एड्रेनलिन बढ़ेगा, ये सभी क्या करते हैं, ब्लड शुगर के लेवल को इंक्रीज करते हैं। चाहे कोई इमोशनल है, फिजिकल स्ट्रेस है या फिर कोई इलनेस है, इनमें क्या होता है कि स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, जिससे ब्लड ग्लूकोज इंक्रीज हो जाता है। जब ब्लड ग्लूकोज इंक्रीज होता है तो इंसुलिन का डिमांड भी बढ़ता है, इंसुलिन है नहीं है तो अब एनर्जी तो चाहिए कहीं ना कहीं से, तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी, फैट से मिलेगी, तो फैट्स का ब्रेकडाउन इसमें एक्सेस होने लग जाता है। अनडायग्नोज्ड डायबिटीज,
यूजुअली क्या होता है, जिनको टाइप 1 डायबिटीज होता है उनको पता ही नहीं होता कि उनको टाइप 1 डायबिटीज है, तो वो क्या रह जाता है, अनडायग्नोज रहता है, एंड सडनली उनको ये डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के सिम्टम्स दिखाई देने लग जाते हैं। तो सडनली वो डॉक्टर के पास जाते हैं और उनको बोलते हैं कि हमें ऐसे ऐसे हो रहा है, तब पता लगता है कि उनको क्या है, टाइप 1 डायबिटीज है। अब अनडायग्नोज डायबिटीज में पेशेंट को जब पता ही नहीं है उसको डायबिटीज है, तो वो कोई मैनेजमेंट उसकी ले ही नहीं रहा, ना इंसुलिन ले रहा है बाहर से, तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो सकता है। सम ड्रग्स जैसे कि स्टेरॉइड्स हो गए, थायराइड डायूरेटिक्स हो गए, कुछ एंटीसाइकोटिक, ओलेंजापिन जैसे कि, या फिर कोकेन का यूज करना, इन सब से भी क्या होता है कि इंसुलिन के फंक्शन में डिस्टर्बेंस आती है, प्लस साथ में ब्लड शुगर लेवल भी इंक्रीज होता है। नेक्स्ट आते हैं साइन एंड सिम्टम्स। अब इसके क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स है, तो जो 3 क्लासिक साइन एंड सिम्टम्स है, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, वो तो होगा ही क्योंकि ब्लड शुगर बहुत ज्यादा है। तो इसमें क्या है, हाइपरग्लाइसीमिया है, 300 mg पर DL से या 250 से ऊपर ब्लड शुगर जा रही है, तो यूरिन तो एक्सेस आएगा ही आएगा। क्या होगा, पॉलीयूरिया तो होगा ही होगा। पॉलीयूरिया को कोप अप करने के लिए पेशेंट को प्यास ज्यादा लगेगी, तो उसको पॉलीडिप्सिया भी होगा, मतलब थर्स्ट ज्यादा लग रही है। उसके साथ साथ एनर्जी नहीं मिल रही, फटीग होगा, पेशेंट पतला होगा क्योंकि फैट्स का ब्रेकडाउन शुरू हो रहा है। नोजिया, वॉमिटिंग एंड एब्डोमिनल पेन, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि एसिड्स का बिल्डअप हो रहा है ब्लड में, तो नोजिया, वॉमिटिंग और एब्डोमिनल पेन ये साथ में होगा। ये अर्ली सिम्टम्स है। जैसे जैसे ये प्रोग्रेस करेगी कंडीशन, वैसे ये कंडीशन क्या है, एक्यूट है, थोड़े टाइम में ही इसके साइन एंड सिम्टम्स नजर आते हैं और ये सीवियर हो जाती है कंडीशन, इसलिए अर्जेंट कंडीशन है। प्रोग्रेसिव साइन में क्या होगा, क्योंकि पॉलीयूरिया हो रहा है, एक्सेसिव वाटर लॉस हो रहा है बॉडी से यूरिन के थ्रू, तो बॉडी में कमी हो गई है वाटर की, जिससे सीवियर डिहाइड्रेशन हो सकती है। डिहाइड्रेशन के साइन क्या है, ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन, माउथ ड्राई होगा, हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर डाउन हो जाएगा, और कोप अप करने के लिए जो हार्ट रेट है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज, टैकीकार्डिया होगा। डिहाइड्रेशन के कारण और भी कई साइन एंड सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि अगर जो ब्रेन सेल्स हैं उनमें डिहाइड्रेशन हो जाए। ब्रेन के सेल्स, देखो जब ब्लड में ग्लूकोज का अमाउंट ज्यादा है तो ग्लूकोज क्या करेगा, अपनी तरफ वाटर को पुल करेगा, खींचेगा, क्योंकि जहां ग्लूकोज ज्यादा है, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, वाटर वहीं मूव करेगा हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। तो ब्रेन से क्या होगा, वाटर, ब्रेन सेल से वाटर ब्लड में शिफ्ट होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो ब्रेन सेल्स हैं उनको हाइपो परफ्यूजन होगी, प्रॉपर परफ्यूजन नहीं मिलेगी, तो उसकी वजह से ब्रेन मेंटल जो चेंजेस है वो भी आएंगे, कंफ्यूजन होगा, ये सभी साइन एंड सिम्टम्स आते हैं। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट है कॉस्मल्स रेस्पिरेशन। कॉस्मल्स रेस्पिरेशन क्या होता है, इसमें पेशेंट जो है डीप और रैपिड रेस्पिरेशन लेता है, ब्रीदिंग लेता है, जिसको हम कॉस्मल रेस्पिरेशन बोलते हैं। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि कीटोन्स बिल्डअप हो रहे हैं ब्लड में, मतलब ब्लड क्या हो रहा है, एसिडिक हो रहा है। अब जब भी ब्लड एसिडिक होगा, ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, तो जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो उसके लिए कॉम्पनसेट करता है, मतलब उसको बचाने की कोशिश करता है। तो वो क्या करता है, CO2 को ब्लो आउट करता है, मतलब CO2 को बाहर निकालते हैं हमारे लंग्स। CO2 क्या है, वो भी आप समझ लो कि एक एसिड है, तो CO2 जितना बाहर जाएगा उतना एसिड कम होगा बॉडी में। तो एसिडिक कंडीशन को ठीक करने के लिए हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो ज्यादा ब्रीदिंग करता है, रैपिड ब्रीदिंग और डीप ब्रीदिंग करता है, जिससे CO2 जितना ज्यादा बाहर जाए उतना अच्छा, एसिड कम होगा ब्लड में। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्मल्स रेस्पिरेशन बोलते हैं। नेक्स्ट इज फ्रूटी ब्रेथ। जो पेशेंट की जो ब्रेथ होगी उसमें फ्रूटी स्मेल आएगी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन्स, क्योंकि एसीटोन्स प्रेजेंट है उस ब्रेथ में। ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस, कंफ्यूजन, ड्राउजी, कोमा। अब ये सारे मेंटल स्टेटस जो हैं वो ऑल्टर हो गए, इसके साइंस हैं। मेंटल स्टेटस क्यों ऑल्टर हुआ है, डिहाइड्रेशन की वजह से, इलेक्ट्रोलाइट्स के डिस्टर्बेंस की वजह से भी मेंटल स्टेटस डिस्टर्ब हो जाता है, साथ में ही कीटोन्स का एक्यूमुलेशन, जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन हुई है, ब्लड एसिडिक हो गया है, उन सब के कारण क्या होगा कि जो मेंटल स्टेटस है वो ऑल्टर्ड होगा पेशेंट का, साथ में ही ब्लड ग्लूकोज का जो लेवल है वो बहुत हाई है, जिसकी वजह से कंफ्यूजन होगा। तो अगर पेशेंट आपको कंफ्यूज दिख रहा है तो आपको डॉक्टर्स को इन्फॉर्म करना है। ड्राउजी होगा, कोमा में भी जा सकता है पेशेंट, और सीवियर केसेस में, और ऐसे ही साइन एंड सिम्टम्स हाइपोग्लाइसीमिया में भी आते हैं अगर पेशेंट का जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो बहुत ज्यादा लो हो जाता है। नेक्स्ट इज डायग्नोस्टिक टेस्ट। इसमें हमें क्या पता लगेगा कि जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो 300 mg पर DL से भी अबव होगा, या फिर 250 से अगर अबव भी है वो भी पेशेंट डायबिटिक कीटोएसिडोसिस उसको भी हो सकता है। pH जो है 7.35 से कम होगा। बाइकार्बोनेट 18 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से कम होंगे। पॉजिटिव सीरम यूरिन कीटोन्स,
जो सीरम है, ब्लड है हमारा, उसमें कीटोन्स आएंगे, पॉजिटिव होगा उसका लेवल। साथ में ही यूरिन में भी कीटोन्स का लेवल पॉजिटिव रहेगा। अगर 24 आवर्स से भी ज्यादा कीटोन्स का लेवल पॉजिटिव आ रहा है, इट मीन्स वो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो सकता है। इनिशियल सीरम पॉजिटिव मे बी नॉर्मल और हाई। अब यहाँ पर जो पोटेशियम है, पोटेशियम का क्या रोल है? देखो जो इंसुलिन है वो नॉर्मली क्या करता है, इंसुलिन सेल के अंदर जो पोटेशियम है उसको लेके जाता है। इंसुलिन ग्लूकोज के साथ साथ पोटेशियम को भी सेल के अंदर लेकर जाता है। लेकिन अगर इंसुलिन प्रेजेंट नहीं है तो ये जो सेल के अंदर जो पोटेशियम जा रहा है, ये सेल के अंदर ना रहकर ये ब्लड में ही प्रेजेंट रहेगा। तो ब्लड में क्या होगा कि जो पोटेशियम का लेवल है वो क्या रहेगा, इनिशियली हाई रहेगा, या फिर नॉर्मल हो सकता है या फिर हाई हो सकता है। तो हाइपरकैलेमिया इसमें होगा। ब्लड के अंदर, सेल के अंदर जो पोटेशियम का लेवल है वो डिक्रीज हो जाएगा, ब्लड के अंदर पोटेशियम का लेवल क्या रहेगा, हाई रहेगा। नेक्स्ट इज मेडिकल मैनेजमेंट कैसे करेंगे? तो हमारा गोल क्या है, फ्लूइड को रिप्लेस करना, इंसुलिन देना, डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करना, हाइपरग्लाइसीमिया को ट्रीट करना और कीटोन्स को बॉडी से धीरे धीरे फ्लश आउट करना। अब ये जितना भी जो ट्रीटमेंट है ये एकदम रैपिडली नहीं होता, ये क्या होता है, ग्रेजुअली होता है। धीरे धीरे हम चीजों को करेक्ट करते हैं। एकदम शिफ्ट कर देंगे तो बॉडी उसके लिए अडेप्ट नहीं कर पाएंगे और बहुत सारी और कॉम्प्लिकेशंस उससे हो जाती हैं। तो अभी मैं बताती हूँ कैसे। फ्लूइड रिप्लेसमेंट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी डिहाइड्रेशन है उसको करेक्ट करेंगे ताकि जो मेंटल स्टेटस है वो भी नॉर्मल आए। तो डिहाइड्रेशन के लिए फर्स्ट लाइन क्या देते हैं, आइसोटोनिक सेलाइन, जो कि क्या है 0.9% NaCl। तो सबसे पहले 0.9% NaCl देते हैं। उसके बाद ये जो डिहाइड्रेशन है वो हम 24 से 48 घंटे में करेक्ट करते हैं, मतलब धीरे धीरे देते हैं। ये जो ड्रिप है सेलाइन की, बहुत रैपिडली इन्फ्यूज नहीं करना होता। ऐसा क्यों कि अगर हम डिहाइड्रेशन को एकदम से करेक्ट कर देंगे, तो अभी देखो डिहाइड्रेशन की वजह से क्या हो रहा था, जो फ्लूइड है वो सेरिब्रल सेल से शिफ्ट हो रहा था ब्लड में। एकदम से डिहाइड्रेशन को ट्रीट कर देंगे तो क्या होगा कि दोबारा से जो फ्लूइड है वो एकदम से शिफ्ट होगा सेरिब्रल सेल्स में, जिससे सेरिब्रल एडीमा हो सकता है। तो वो हमको नहीं करना। जो ब्रेन के जो सेल्स है वो एकदम से उनको पानी नहीं दे देना दोबारा से, उससे क्या होगा और कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है, इवन डेथ भी हो सकती है। तो हमको धीरे धीरे डिहाइड्रेशन को करेक्ट करना है टू प्रिवेंट सेरिब्रल एडीमा। अब स्टार्टिंग में हम क्या दे रहे थे, 0.9% NaCl दे रहे थे, इसका हाफ भी कर सकते हैं, 0.45% NaCl दे सकते हैं अगर सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन हाई हो गई है ब्लड में। अगर सोडियम हाई हो गया तो हम इससे स्विच कर देंगे 0.45% से। जब ब्लड ग्लूकोज थोड़ा कम आने लग जाएगा, 200 से 250 mg की रेंज में हो जाएगा, उसके बाद हम डेक्सट्रोज भी ऐड कर सकते हैं। डेक्सट्रोज D5W हम ऐड कर सकते हैं टू प्रिवेंट हाइपोग्लाइसीमिया, कि ब्लड शुगर बिल्कुल भी लो एकदम से ना चला जाए। अब इंसुलिन थेरेपी, इंसुलिन कैसे देंगे? गोल हमारा क्या है, ग्लूकोज को रिड्यूस करना, जो भी हाई ग्लूकोज लेवल है उसको कम करना। कैसे कम करना, 50 to 75 mg/dl हमने पर आवर कम करना है, इतना हमारा गोल है। रेगुलर इंसुलिन देते हैं हम IV से। अब इसमें हम कौन सी इंसुलिन देते हैं, रेगुलर इंसुलिन देते हैं, जो कि शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन है। यही इंसुलिन सिर्फ हम IV के थ्रू देते हैं, बाकी कोई इंसुलिन हम IV के थ्रू नहीं देते। तो IV हम रेगुलर इंसुलिन देते हैं। कई प्रोटोकॉल्स में बॉलस दिया जाता है स्टार्टिंग में, कितना, 0.1 यूनिट्स पर kg/h। कई प्रोटोकॉल्स में क्या करते हैं, सीधा इन्फ्यूजन स्टार्ट करते हैं। तो इन्फ्यूजन के थ्रू पहले एक बॉलस दे दिया, फिर कॉन्टिन्यूअस इन्फ्यूजन, या फिर सीधा इन्फ्यूजन स्टार्ट कर दिया। अब ये जो इन्फ्यूजन है ये भी कैसे होगा, 0.1 यूनिट पर kg/h IV ड्रिप के साथ। तो इसको हम जो मिक्स करते हैं वो किसके साथ करते हैं, सेलाइन के साथ। जैसे कि 50 ml सेलाइन है तो 50 यूनिट्स हम इसमें इंसुलिन डालते हैं, रेगुलर इंसुलिन डालते हैं। तो उसको क्या है, सिरिंज में हम इन्फ्यूजन प्रिपेयर करते हैं, जो कि देन IV के थ्रू जाता है, स्लो इन्फ्यूजन जाता है। अब ये साथ में हम ये दे सकते हैं और साथ में ही हम फ्लूइड रिप्लेस कर रहे हैं। मतलब कि एक जो लाइन है वो किसकी चल रही है, IV सेलाइन चल रहा है, एक तरफ से ड्रिप चल रही है और एक तरफ से इन्फ्यूजन चल रहा है। तो हम कैनुला में 2 पोर्ट लगा सकते हैं, 2 जो एक्सटेंशन होता है Y एक्सटेंशन, उसके थ्रू, एक के थ्रू हम इन्फ्यूजन दे सकते हैं इंसुलिन का और दूसरे के थ्रू हम क्या दे सकते हैं, फ्लूइड रिप्लेस कर सकते हैं। तो दोनों एक साथ में हो सकता है। अब पोटेशियम रिप्लेसमेंट, अगर
जो पोटेशियम है वो लेस देन 5.3 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर जाता है, तो हमने क्या करना है कि पोटेशियम को रिप्लेस करना है। अगर इससे लेस होता है, नॉर्मल जो पोटेशियम है वो 3.5 टू 5.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। लेकिन अब देखो यहाँ पर हम क्या बोल रहे थे पहले कि पोटेशियम हाई है इसमें डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में, क्योंकि इंसुलिन नहीं है तो जो पोटेशियम है वो सेल के अंदर शिफ्ट नहीं हो रहा, जबकि ब्लड में ही पड़ा हुआ है। अब यहाँ पर हमने इंसुलिन को स्टार्ट कर दिया। अब जब इंसुलिन थेरेपी हमने स्टार्ट की तो क्या होगा, अब जो पोटेशियम ब्लड में है वो सेल में जाना शुरू हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि पोटेशियम एकदम से कम जा सकता है, हाइपोकैलिमिया हो सकता है। तो हमें हाइपोकैलिमिया को प्रिवेंट करना है। हमें ये नहीं देखना कि 3.5 से नीचे आएगा तब हमने स्टार्ट करना है पोटेशियम रिप्लेसमेंट। अगर 5.3 से कम चला जाता है, मतलब इस रेंज से कम जा रहा है, इट मीन्स हाइपोकैलिमिया पेशेंट को हो सकता है। तो पोटेशियम रिप्लेसमेंट हमने स्टार्ट करना है। साथ में हमने क्या ध्यान रखना है कि यूरिन आउटपुट भी एडिक्वेट हो। अगर यूरिन आउटपुट एडिक्वेट नहीं है, मतलब कि अगर यूरिन अच्छा नहीं आ रहा, ओलिगूरिया या फिर एन्यूरिया हो रहा है सीवियर डिहाइड्रेशन के कारण, तो क्या होगा कि पोटेशियम देंगे, क्योंकि पोटेशियम किडनीज के थ्रू ही बाहर जाना है। तो पोटेशियम के बिल्डअप के कारण बहुत ज्यादा पोटेशियम का लेवल हाई हो सकता है। तो कितना यूरिन आउटपुट होना चाहिए, एटलीस्ट 0.5 ml पर kg पर आवर होना चाहिए। सपोज 60 kg का पेशेंट है तो उसको 30 ml पर आवर यूरिन आउटपुट होना चाहिए। अगर हम होल्ड कर देंगे, अगर जो पोटेशियम का लेवल है वो 5.3 से ज्यादा है या फिर एन्यूरिक है पेशेंट, मतलब उसका यूरिन आउटपुट आ ही नहीं रहा। लास्ट है एसिडोसिस को करेक्ट करेंगे। जो भी एसिडिक कंडीशन बन गई है बॉडी में, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, वो हमने कब करेक्ट करना है, जब सीवियर जो पीएच है वो बिलो 6.9 जा रहा है, सीवियर एसिडोसिस है, तो हम बाइकार्बोनेट देंगे। बाइकार्बोनेट बेस की तरह एक्ट करेगा और एसिड को बफर करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। जो नर्सिंग कंसिडरेशन है वो क्या है कि ब्लड ग्लूकोज आवरली चेक करना है। पेशेंट को कार्डियक मॉनिटर पर भी हम रख सकते हैं, क्योंकि पोटेशियम का लेवल क्या हो रहा है, ऑल्टर हो रहा है, तो वो हमें चेक करना है। क्योंकि पोटेशियम का लेवल जब ऑल्टर होता है तो कार्डियक जो एबनॉर्मेलिटी है, कार्डियक एरिथमियास हो सकते हैं। कीटोन्स को चेक करना है, एबीजी करनी है, पीएच देखना है एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का लेवल को भी मॉनिटर करना है। न्यूरोलॉजिकल स्टेटस को मॉनिटर करना है कि पेशेंट कंफ्यूज है, उसके बाद वो ड्राउजी तो नहीं हो रहा, कोमा में तो नहीं जा रहा पेशेंट, तो वो सभी हमको मॉनिटर करते रहना है। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के बारे में पेशेंट को एजुकेट करना है। जो भी डायबिटिक पेशेंट है उनको डीकेए के बारे में एजुकेट करना है, उसके साइन एंड सिम्टम्स, नोजिया वोमिटिंग हो रहा है तो क्या डॉक्टर के पास जाना है, वो सब उसको एजुकेट करना है। मेडिकेशन अडियरेंस के बारे में बताना है कि मेडिसिन अपने आप से कम या ज़्यादा नहीं करनी या फिर स्किप नहीं करनी, तो जैसे उनको समझाया जाएगा वैसे ही उनको अडियर करना है। कोई भी डाउट है तो पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना है। सिक डे रूल्स, अगर पेशेंट बीमार हो गया उस टाइम पर, जैसे कि हमने बताया कि अगर इलनेस आती है तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो सकता है, क्योंकि उस टाइम इंसुलिन की डिमांड बढ़ जाती है। तो भी पेशेंट क्या करते हैं कि हम तो बीमार हैं, हम तो खा नहीं रहे, खाना नहीं खा रहे, तो हम इंसुलिन लेते ही नहीं है, वरना हमारा ब्लड ग्लूकोज और कम चल जाएगा। लेकिन ये गलत है। अगर पेशेंट नहीं भी खा रहा तो लीवर क्या करता है, जो ग्लाइकोजन स्टोर है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, तो जिससे ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ता है। और अगर इंसुलिन नहीं आएगी तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा और ग्लूकोज सेल्स यूज नहीं कर पाएंगे, और साथ में ही क्या होगा कि फैट्स का ब्रेकडाउन शुरू हो जाएगा। तो इवन इफ दे आर सिक, चाहे वो बीमार भी हैं, तब भी उनको इंसुलिन लेना है। इफ नॉट ईटन वेल, चाहे वो नहीं खा रहे अच्छे से, तब भी लेना है। स्टे हाइड्रेटेड, पानी हमेशा पीते रहना है। मॉनिटर ब्लड ग्लूकोज, अगर वो बीमार है तो अपना ब्लड ग्लूकोज बार बार चेक करेंगे, वो मोर फ्रिक्वेंटली, ज़्यादा टाइम चेक करेंगे। और साथ में ही नर्सिस क्या करेंगे, वाइटल्स को भी मॉनिटर करेंगी। सो आई होप आपको डायबिटिक कीटोएसिडोसिस पर लेक्चर क्लियर हुआ हो। इफ यू अंडरस्टूड दिस वीडियो देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।